पड़ताल। सबसे पहले उन 3 प्रमुख खबरों का रुख करते हैं। तो आज पड़ताल में सबसे पहले बात करेंगे अपनों से मिलकर झलके आंसू। जी हां, ईरान में जो भारतीय नागरिक फंसे हुए थे उनको एक ऑपरेशन के तहत इस वक्त भारत लाया गया है और जब वो अपनों के साथ उन्होंने मुलाकात की तो इस दौरान उनके आंसू झलकते हुए नजर आए हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और किस तरीके से ये ऑपरेशन सिंधु चलाया गया बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां ईरान झुकेगा नहीं और इजराइल रुकेगा नहीं, दोनों ही देशों की तरफ से इस वक्त लगातार हमले किए जा रहे हैं एक दूसरे पर और मुख्य शहरों पर भी ये हमले लगातार जारी हैं। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप की भी एंट्री हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी भी दी है इन हमलों को रोकने के लिए, लेकिन उन धमकियों का कोई खास असर नहीं नजर आ रहा। आज 7वां दिन है इस संघर्ष का, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है फास्टैग से जुड़ी हुई, जहां आपको बता दें कि फास्टैग के लिए अब आपको बार बार अपना फास्टैग रिचार्ज करने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल अगर आप एक बार में ही 3000 रुपए का सालाना पास लेते हैं तो इसमें कई सारी खासियतें, कई सारी खूबियां हैं और सीधे तौर पर हम देखें तो बार बार रिचार्ज करने की जरूरत नहीं होगी और 3000 रुपए में सालाना पास जो कि 1 साल के लिए वैध होगा वो आपको मिल जाएगा। लेकिन खास तौर पर अगर हम देखें तो ये किन किन जगहों पर लागू रहेगा उस पर भी नजर रहेगी। और इसी के साथ चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और चलिए सबसे पहली और प्रमुख खबर का रुख कर लेते हैं। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर का रुख करते हैं, जहां ईरान और इजराइल के बीच 7वें दिन भी मिसाइलों से हमले लगातार जारी हैं। इन हमलों के बीच हजारों भारतीय लोग से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन जो है वो इस वक्त जारी है। पहला जत्था दिल्ली पहुंच भी चुका है और ईरान से सकुशल भारतीयों को अपनी वापसी इस वक्त सरकार करा रही है। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो इससे पहले भी कई ऑपरेशन इस तरीके के चलाए जा चुके हैं, जहां आज ईरान से 110 छात्रों का ग्रुप जो है वो इस वक्त दिल्ली पहुंच गया है। ईरान से आर्मेनिया और उसके बाद में फिर दिल्ली ये सभी छात्र पहुंचे हैं और 110 में से 94 छात्र जो हैं वो जम्मू कश्मीर से हैं। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो 16 लोग अन्य 6 राज्यों से भी हैं, जो बाकी बचे हुए 16 लोग हैं और इन छात्रों में 54 लड़कियां भी शामिल हैं। तो कुल मिलाकर अपने नागरिकों के सुरक्षित वापसी के लिए इस वक्त केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है और सकुशल वापसी पर छात्रों के चेहरे पर भी खुशी नजर आई। जब वो लोग दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली पहुंचने पर अपने परिवार वालों से जब वो मुलाकात की तो इस दौरान आंसू झलकते हुए भी नजर आए हैं और सकुशल वापसी पर ये खुशी नजर आई है इन सभी छात्रों के चेहरों पर। और इसके साथ दिल्ली पहुंचते ही छात्रों ने सरकार का आभार भी जताया। लेकिन इसके साथ ही भारत सरकार की तरफ से नागरिकों को सलाह भी दी गई है, जो नागरिक वहां रहते हैं उन सलाह दी गई है कि सीधे तौर पर तेहरान छोड़कर के सुरक्षित जगह पर वो सभी भारतीय चले जाएं। और ईरान में रहने वाले करीब 10,000 भारतीयों को इस वक्त दिल्ली में 24/7 कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया गया है दिल्ली के अंदर। और इसके अलावा तेहरान स्थित भारतीय दूतावास भी आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जो है वहां से जारी किए गए हैं, जो नागरिक वहां पर रहते हैं खासतौर पर उनके लिए। और ईरान में रह रहे भारतीयों से संपर्क बनाए रखने की भी अपील की जा रही है कि जो वहां पर भारतीय दूतावास है आप उसके संपर्क में रहें। और इसके साथ ही आखिर ऑपरेशन सिंधु है क्या, वो भी आपको बता देते हैं। इसके तहत इन सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाया जा रहा है। ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की सकुशल वापसी के लिए ऑपरेशन सिंधु इस वक्त चलाया गया है, जो इस वक्त जारी है, जहां पहला जत्था इस वक्त दिल्ली पहुंच चुका है और भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त ईरान में ये ऑपरेशन इस वक्त जारी है।
जहां लगातार भारतीय नागरिकों की सकुशल वापसी कराई जा रही है। ईरान इजराइल संघर्ष के कारण ये ऑपरेशन चलाया गया है ताकि जो भारतीय नागरिक वहां फंसे उनको जल्द से जल्द भारत लाया जा सके और मकसद सीधा ये भारतीयों की युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित वापसी। तो इसके तहत ये ऑपरेशन सिंधु इस वक्त चलाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही ईरान से जो छात्र लौटे हैं ऑपरेशन सिंधु के तहत, उन सभी छात्रों ने आभार भी जताया है, वो भी आपको सुनाते हैं। ईरान से निकाला गया, मेरे साथ कुछ नागरिक यहाँ पे हैं जो आज आए हैं। हमें खुद भी नहीं यकीन था कि ऐसा कुछ होने वाला होगा, क्योंकि हम ऑल ऑफ अ सडन वी गॉट अ मैसेज दैट यू विल बी रिलोकेटेड टुमारो। हमें पहले रिलोकेट किया गया टू द आर्मेनिया एंड फ्रॉम देयर विद इन जस्ट 24 आवर्स वी वर इवैक्यूएटेड टू इंडिया एंड इट फेल्ट like immensely grateful. We are very humbled and very grateful to the government. बहुत रेस्पेक्ट किया हमें झंडे की वजह से, एवं कि हमें एस्कॉर्ट किया गया था पुलिस ने बराबर सिटी तक, फ्रॉम बॉर्डर टू द सिटी। बहुत अच्छा लगा, एवं कि एम्बेसी ने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत इंतजाम रखे थे हमारे लिए, ना ही कोई मुश्किल हुई थी ना कुछ। और हम बहुत ही शुक्रिया करते हैं इंडियन गवर्नमेंट का और एम्बेसी का और इंडिया के लोगों का भी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात करें कि ये थे भारतीय नेशनल्स जो ईरान से आए और बता रहे थे कि क्या उन पे आप बीती हुई दिक्कतें थी, लेकिन वो कामयाब रहे ईरान से आर्मेनिया और फिर आर्मेनिया से भारत में आने में। क्या नवीन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। तो जिन छात्रों को इस वक्त ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत लाया गया है, उनकी आपने सुना किस तरीके से आभार उन्होंने जताया। लेकिन इसके साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ईरान से स्वदेश लौटे छात्रों से मुलाकात की और साथ ही उनका हालचाल जाना है, वो भी आपको सुनाते हैं। हमारी गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि जितने भी हमारे देश के लोग हैं ईरान में, उनको सबको सेफली ले आने का हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसको हम लोग पूरा करेंगे। हम लोगों के पास और भी हमारे प्लेन्स तैयार हैं। आज भी एक प्लेन जा रहा है फिर से यहाँ तुर्कमेनिस्तान, वहाँ से अपने इंडियन नेशनल्स को लाने के लिए। और जैसे जैसे हमारे ये नंबर्स और रिक्वेस्ट आया करेंगी, हम यहाँ से चार्टर्ड फ्लाइट्स भेजा करेंगे। ये 110 हमारे लोग आ रहे हैं। आज दिन में भी और फ्री फ्लाइट आ रही है, जिसमें हमारे मिशन के भी कुछ लोग आ रहे हैं। हम लोगों के पास करीब 350 से अधिक रिक्वेस्ट आ गई हैं और उसके लिए जैसे जैसे रिक्वेस्ट हम लोग की आती जाएंगी, हम लोग उनको इवैक्यूएट कर। और इसी के साथ आपको बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष का आज 7वां दिन है। दोनों देश एक दूसरे के बड़े शहरों को अपना निशाना बना रहे हैं, एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन दाग रहे हैं। जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप इस संघर्ष को रोकने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं, यहां तक की धमकी भी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई ने साफ कर दिया है कि राष्ट्र एकजुट रहेगा और बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। वहीं नेतन्याहू की बात करें तो उन्होंने ईरानी परमाणु और मिसाइल खतरों को खत्म करने का संकल्प ले लिया है। साथ ही इजराइल ने तेहरान का आंतरिक सुरक्षा मुख्यालय नष्ट करने का भी दावा किया है। फिलहाल अभी क्या कुछ हालात हैं बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ईरान इजराइल युद्ध का डे 7। तो ईरान इजराइल युद्ध का आज 7वां दिन है और ईरान के 1100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया है इजराइल की तरफ से, जहां आपको बता दें कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने ये मिसाइलों की बौछार की है। आईडीएफ ने मिसाइलों की बौछार की है और सीधे तौर पर ईरान पर ये हमले। इसके अलावा तेहरान में 20 न्यूक्लियर साइट्स पर भी स्ट्राइक इस वक्त की गई है इजराइल की तरफ से, जहां 60 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल इजराइल ने किया है। इसके अलावा जब ईरान ने भी इसको लेकर के पलटवार किया है और सीधे तौर पर हम देखें तो ईरान ने भी इस वक्त 400 मिसाइलें और 1000 ड्रोन दागे हैं इजराइल के ऊपर। ईरान ने इंटरनेट पर भी बैन लगा दिया है इस वक्त अपने क्षेत्र में, और साथ ही अमेरिका ने जहाज और फौज भी वहां से हटा दी है, इसकी जानकारी भी हमें मिली है। तो सीधे तौर पर इंटरनेट पर बैन लगाया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की भी एंट्री कहीं ना कहीं नजर आती है। ईरान के नजदीक ये फौज तैनात थी, जिसे अमेरिका की तरफ से अब हटा दिया गया है और ईरानी हमलों के नुकसान से बचने के लिए ये अहम कदम इस वक्त उठाया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। इसके अलावा आपको बता दें कि ईरानी हमलों के नुकसान से बचने के लिए अहम कदम तो उठाया गया, लेकिन साथ ही ईरान में अभी तक के आंकड़े की अगर हम बात करते हैं तो अभी तक 585 लोगों की मौत इन हमलों में हो चुकी है। कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, काफी बड़ा ये आंकड़ा है। इसके साथ ही इजराइल की अगर हम बात करें तो अभी तक 24 लोगों की मौत इजराइल में भी हुई है। लेकिन यूरोप और ईरान में न्यूक्लियर वार्ता भी
होनी है। आइए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। दरअसल यूरोप और ईरान में ये न्यूक्लियर वार्ता है, यूएनएससी की बैठक होनी है कल और काफी अहम इस बैठक को माना जा रहा है, जिसमें ईरान से न्यूक्लियर टॉक करेंगे जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन। इन तीनों देशों की तरफ से ये न्यूक्लियर टॉक ईरान से की जाएगी और कहीं ना कहीं इस पे कुछ ना कुछ नतीजा इस पे आने की उम्मीद जरूर जताई जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यूरोपीय संघ की भागीदारी भी इसमें तय मानी जा रही है। शुक्रवार शाम को यूएनएससी की ये आपात बैठक होगी, जिस पर हम सभी की नजर लगातार बनी हुई है। शुक्रवार शाम को यूएनएससी की अहम बैठक होनी है और इसके अलावा अगर हम देखें तो चीन है, रूस है, पाकिस्तान है, इन तीनों ही देशों की तरफ से ईरान को पूरी तरह से समर्थन दे दिया गया है। और वहीं नेतन्याहू की तरफ से कहा गया कि ट्रंप इजराइल के ग्रेट फ्रेंड संघर्ष के बीच है और सीधे तौर पर डिप्लोमेसी को नई राह देने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। हालांकि नजर इस खबर पर पूरी तरह से बनी रहेगी, लेकिन इसके अलावा ईरानी चैनल जो है उन्हें हैक भी कर लिया गया है। इस तरीके की भी एक जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है, जहां आपको बता दें कि ईरान के जो सरकारी न्यूज़ चैनल हैं उनको हैक करने की ये खबर इस वक्त सामने आई है और ये दो तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इजरायली हैकर्स ने ये अकाउंट्स जो हैं उन चैनलों को हैक किया है और सीधे तौर पर इस पर कुछ तस्वीरें साझा की गई हैं। हैक करने के बाद में कई चैनलों पर विरोध प्रदर्शन के ये फुटेज चलाए गए हैं। ये विरोध प्रदर्शन जो वहां पर इससे पहले हुए थे, महिलाओं के बाल काटने वाले साल 2022 के ये वीडियो हैं और उन वीडियो को चैनल्स के माध्यम से दिखाया गया हैक करने के बाद में। हिजाब के खिलाफ महिलाओं ने अपने बाल काटे थे और तब वो वाले जो वीडियो सामने आए थे उन वीडियो को चैनल हैक करके दिखाया गया है। इसके साथ ही लोगों ने सरकार के खिलाफ लोगों की भी अपील कर दी है। इसके अलावा ईरान पर हमले का काउंटडाउन भी क्या शुरू हो चुका है, ये सवाल इस वक्त हर किसी के दिमाग में है, क्योंकि ट्रंप ने ईरान पर हमले की योजना को सीधे तौर पर हम कहें तो मंजूरी दे दी है। फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमले की तैयारी इस वक्त सीधे तौर पर की जा रही है। ईरान को परमाणु हथियार बनाने से हर हाल में रोका जाएगा, ये बयान भी सामने आया और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब सीज फायर नहीं बल्कि सीधे तौर पर जीत चाहिए। ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं और ईरान बातचीत को तैयार, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। तो सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं और इसके साथ ही ईरान इजराइल युद्ध पर ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि ट्रंप ने ईरान को घेर लिया है और अब मौत और तबाही के बाद बातचीत आखिर क्यों? 2 हफ्ते पहले बात करते तो सब ठीक रहता, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब जो हो रहा है वो बेहद दुखद है, अब बातचीत के लिए बहुत देर हो चुकी है और शायद मुलाकात हो या शायद नहीं। क्या कुछ कहा ये सुनाते हैं। Iran's got a lot of trouble and they want to negotiate. And I said, why didn't you negotiate with me before? All this death and destruction. Why didn't you negotiate? I said to the people, why didn't you negotiate with me 2 weeks ago? You could have done fine. I said, it's very late. You know? I said, it's very late to be talking. We may meet. It's I don't know. There's a big difference between now and a week ago, right? तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब क्यों राजी हो, अगर पहले राजी होते बात करने के लिए तो शायद कुछ ना कुछ हल जरूर निकल जाता, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। लेकिन जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान आया, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा ईरान, ये बात ईरान ने भी साफ कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि यूएन में ये बयान दिया गया है ईरान की तरफ से और ये बड़ा बयान है कि अमेरिका के आगे ईरान नहीं झुकेगा, किसी के दबाव में हम नहीं झुकेंगे, राष्ट्र एकजुट है, ये बात ईरान की तरफ से कही गई है। साथ ही आपको बता दें कि खामेनेई ने यूएस से बातचीत को सिरे से खारिज कर दिया है। यूएस के साथ जो बातचीत होनी है उसको सिरे से खारिज कर दिया गया है खामेनेई की तरफ से और ट्रंप का अभी तक हमलों पर रुख भी साफ नजर नहीं आ रहा है। इसके साथ ही नेतन्याहू का परमाणु खतरे खत्म करने का भी संकल्प नेतन्याहू ने ले लिया है कि परमाणु खतरा जो है उसे पूरी तरह से खत्म किया जाएगा, ये संकल्प लिया गया और इजराइल की तरफ से कहा गया है कि तेहरान का जो सुरक्षा मुख्यालय है उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। ये दावा इस वक्त इजराइल की तरफ से किया गया, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो पुतिन की तरफ से कहा गया है कि ईरान को शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा का हक है, ये बात पुतिन की तरफ से कही गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़े हैं, ताजा अपडेट के लिए सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अखिलेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में, क्योंकि अभी अगर आज की बात करें तो आज 7वां दिन है इस संघर्ष का, जहां एक तरफ अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका की तरफ से तमाम कोशिशें हुई कि इस संघर्ष को रोका जा सके, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए और अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब कोई फायदा नहीं है बातचीत का। हाँ, निश्चित तौर पे सबकी निगाहें इसी बात पर लगी हुई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम क्या होगा,
क्योंकि पिछले शनि रविवार को जो अमेरिका और ईरान के बीच में जो बातचीत होने वाली थी, उस बातचीत को ईरान ने अपनी तरफ से खारिज कर दिया था और उनका तर्क ये था कि इजराइल ने हमले कर दिए हैं। लेकिन इजराइल ने उस समय सिर्फ एक दिन हमला किया था और इजराइल का कहना यह था कि हम सेल्फ डिफेंस में किए हैं, क्योंकि उनको यह लग रहा था कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं करेंगे तो ईरान जो है वो परमाणु हथियार बनाने की, प्राप्त करने की घोषणा कर देगा। तो इस घोषणा से बचने के लिए कि ईरान ऐसा ना करे, इसके लिए इजराइल ने कहा कि हम अभी हमले इसलिए किए हैं। लेकिन ईरान के पास ये समय था कि उस समय का उपयोग करते और अमेरिका के साथ ये बात करते। देखिए, पिछले 20 सालों से इस तरह की स्थिति है कि ईरान और अमेरिका के बीच में लगातार ये टकराव होता रहा है। और जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार आए थे सत्ता में, तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा अपनी तरफ से JCPOA से बाहर आने की बात कही थी, क्योंकि उनको यह लग रहा था कि यह जो समझौता हुआ है अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के और ईरान के बीच में, वह समझौता है जो ईरान को परमाणु हथियार रखने की स्थिति में ला देगा। तो निश्चित तौर पे जब दोबारा डोनाल्ड ट्रंप आए तो उनकी लगातार ये कोशिश थी कि ईरान को किसी भी तरीके से परमाणु हथियार प्राप्त न करने दिया जाए, और इसी के तहत वो लगातार बात कर रहे हैं। आपने देखा कि G7 में जिस तरीके से प्रस्ताव पारित किया गया, और G7 में प्रस्ताव पारित करके एक तरफा इस बात की घोषणा की गई कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं प्राप्त करने दिया जाएगा और इजराइल को जो है अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने का अधिकार है। तो इससे एक संकेत ईरान के लिए पूरी तरह चला गया कि जो पूरा जो विकसित देश की जो समूह है वो पूरी तरह से इजराइल के पक्ष में और ईरान के खिलाफ है। अब दूसरा देखिए, ईरान की स्थिति यह है कि ईरान में जो खामनेई जो बोल रहे हैं और ईरान में वहां के राष्ट्रपति पेजेस्कियन या अब्बास अगाची जो बोल रहे हैं, उसमें फर्क है। अब्बास अगाची जो विदेश मंत्री है, वो लगातार इस बात की कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं और उनको जिनेवा में बात होनी है कुछ पश्चिमी देशों के साथ, जिसमें कि जर्मनी भी शामिल है। जर्मनी पहले भी JCPOA में शामिल था। दूसरी तरफ ईरान के जो राष्ट्रपति है वो कह रहे हैं कि हमारी कोशिश कभी नहीं थी कि हम परमाणु हथियार प्राप्त करें। लेकिन जो वहां के आयतुल्ला खामनेई है, खामनेई का ये रुख नहीं है, खामनेई का रुख काफी कड़ा है और वो अपने इस बात पे पूरी तरह कायम है कि वो किसी तरह के समझौते के मूड में नहीं है अमेरिका के साथ। तो निश्चित तौर पे ये चुनौती है ईरान के लिए कि ईरान की जो नागरिक सत्ता है और ईरान की जो एक रिलीजियस अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी के बीच में किस तरीके का समन्वय बन पाता है, जिसके आधार पर वे जाके अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ बात करे और अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को खत्म करे या कि जिस तरीके से वो समझौता करे। तो निश्चित तौर पर अभी पूरी तरह बॉल ईरान के कोर्ट में है, जो कि अपने अंदर का जो टकराहट है उसे दूर करेंगे और किस तरीके से वो अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ समझौता करेंगे। जी कृतिका, इसी के साथ अखिलेश, एक सवाल का जवाब और संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे। ऑपरेशन सिंधु इस वक्त भारत सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है कि ईरान में जो भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित भारत लाया जा सके। देखिए, भारत सरकार की हमेशा ये कोशिश रही है कि जो अगर कोई संघर्षरत इलाका है, कोई संघर्षरत देश है जहां भारतीय बड़ी संख्या में है, तो उन लोगों को वापस भारत लाने की कोशिशें हमेशा हुई है, चाहे वो पहले यमन में हो या फिर अभी हाल में रूस यूक्रेन का मामला हो, सारे जगहों से ऐसा किया गया है। तो ईरान में भी जब ये लगा कि नहीं, ये संघर्ष काफी बढ़ सकता है इजराइल और ईरान के बीच में, उसके बाद भारत सरकार ने निर्णय लिया कि उन लोगों को ले आया जाए और इसी के तहत ऑपरेशन सिंधु की कल घोषणा हुई 18 जून को और 17 जून से इस पे काम शुरू हो गया। उनको जो छात्र हैं 110 छात्र, उनको तेहरान से आर्मेनियाई बॉर्डर के अंदर ले जाया गया, सड़क रास्ते से ले जाया गया, क्योंकि हवाई रास्ता ईरान का पूरी तरह बंद कर दिया गया। और उसके बाद आर्मेनिया की सरकार से विदेश मंत्री से एस जयशंकर ने बात की और उसके बाद उन छात्रों को यहाँ लाया गया है। यह ऑपरेशन अभी जारी रहेगा और जो लोग भी चाहेंगे कि वो भारत आए, उन लोगों को भारत लाने की कोशिश की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े हुए साथ ही इस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। तो सीधे तौर पर ईरान और इजराइल के इस संघर्ष का आज 7वां दिन है और फिलहाल ये संघर्ष थमता हुआ नजर बिल्कुल नहीं आया। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार बात करेंगे आपसे जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण खबर की। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अगर आप हर हफ्ते या महीने में नेशनल हाईवे पर ट्रेवल करते हैं तो ये खबर आपके फायदे के लिए है। जी हाँ, आपके लिए फास्टैग से जुड़ी एक नई स्कीम इस वक्त आई है, जिसके जरिए आप ना सिर्फ पैसे की बचत कर सकते हैं बल्कि समय की भी बचत होगी। और इसके लिए आपको खर्च करने होंगे मात्र 3,000 रुपए, जिसके बाद साल भर की फुर्सत होगी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने फास्टैग एनुअल पास की स्कीम का ऐलान किया और इस एनुअल पास के बाद आपको ना टोल प्लाजा पर रुकना होगा और ना ही बार बार पेमेंट करना होगा। बस एक बार पास एक्टिवेट करें और पूरे साल बेफिक्र सफर करें। आखिर ये नई स्कीम क्या है और इससे किसको फायदा होगा, कैसे फायदा होगा, कितना फायदा होगा, सब कुछ आपको बताएंगे। साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं फास्टैग की ये नई स्कीम। तो फास्टैग पर नितिन गडकरी की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है, जिसमें बार बार फास्टैग रिचार्ज की जो टेंशन है वो अब खत्म हो जाएगी। जी हां, नितिन गडकरी की तरफ से ये महत्वपूर्ण घोषणा बीते कल की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी उन्होंने इससे जुड़ी हुई एक पोस्ट साझा की थी, जिसके जरिए ये घोषणा की गई है। और इसमें कहा गया है कि मात्र अब 3,000 रुपए में आपको फास्टैग का वार्षिक पास मिल जाएगा, यानी कि 1 साल के लिए आपको फुर्सत हो जाएगी। और इस पास के जरिए ये पास जो है वो 1 साल या फिर 200 टोल तक वैध रहेगा। जो भी पहले पूरा हो जाता है तब तक ये वैध रहेगा। इसके साथ ही 200 यात्रा पूरी होने पर या फिर 1 साल पूरा होने पर आपको दोबारा से इस पास को रिन्यू कराना होगा या फिर आप दोबारा से रिचार्ज भी करा सकते हैं। लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो केवल गैर व्यवसायिक निजी वाहनों के लिए ही वार्षिक पास की उपलब्धता होगी। समय और पैसे की बचत इससे होगी इस पास के जरिए। और ये जो पास बनाने की प्रक्रिया है वो भी बहुत जल्द आगे आने वाले समय में शुरू होने वाली है। लेकिन इसके साथ ही फास्टैग एनुअल पास से कितना फायदा होगा, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। फीस की अगर बात करें तो सालाना इस पास के लिए आपको मात्र 3,000 रुपए देने होंगे। और इसकी जो समय सीमा है, जो अवधि है, वो 1 साल में 1 साल के अंदर 200 ट्रिप वैध होगी। या तो 1 साल के लिए या फिर 200 ट्रिप 200 टोल आप पार कर सकते हैं। दूरी की बात करें तो 60 किलोमीटर के अंदर मौजूद टोल पर ये लागू होगा। इसके साथ ही कवरेज की अगर हम बात करें तो सभी राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NHAI के द्वारा जो राजमार्ग बनाए गए हैं उन पर आपको इससे फायदा मिलेगा। पात्रता यानी कि केवल जो प्राइवेट गैर वाणिज्यिक वाहन है, जो निजी वाहन है, केवल उन्हीं के लिए ये मौजूद रहेगा। और इसका उद्देश्य जो है, जो मकसद है इसका, सीधे तौर पर है कि टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा का जो समय, इंतजार का जो समय है, उसे कम किया जा सके, भीड़ को कम किया जा सके। लेकिन आखिर ये पास कहां कहां पर काम करेगा वो भी आपको बता देते हैं। ये पास सीधे तौर पर उन टोल प्लाजा पर काम करेगा जो नेशनल हाईवे के अंतर्गत आते हैं। NHAI के अंतर्गत जो टोल प्लाजा है उनके अंदर उस पर ये काम करेगा। और इसके अलावा स्टेट हाईवे और लोकल टोल पर ये काम नहीं करेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधा। आना चाहेंगे। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो 3,000 रुपए के अंदर 1 साल के लिए फुर्सत मिल जाएगी अब आम जन को। और सीधे तौर पर निजी वाहनों के लिए ये उपलब्ध रहेगा और 1 साल के अंदर 200 टोल पार कर सकते हैं मात्र 3,000 रुपए में। सीधे तौर पर समय की भी बचत होगी, पैसे की भी बचत होगी। फायदेमंद सौदा। अब निश्चित तौर पर कृतिका आपने बिल्कुल सही कहा कि जिसके सही टोल पर लंबे जाम में यात्रियों को फंसा रहना पड़ता था, उसकी वजह की शुरुआत की और की वजह से काफी लोगों को ली। लेकिन वैसे मुसाफिर जो रोज दिल्ली नौकरी करके लिए मेरठ, बागत, आगरा या फिर आसपास के करने आते हैं और उन्हें टोल रोज करना पड़ता है, उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। वैसे लोगों के लिए भी खबर है जो कि मान लो अगर कोई आगरा के व्यक्ति अगर दिल्ली में नौकरी करते हैं, वो अगर हफ्ते में अगर एक बार अपने घर को जाते हैं और एक बार लौटते हैं तो उनके लिए तकरीबन 850 से लेकर 1,000-1,200 रुपए तक का टोल जो है वो एक तरफ से भरना होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तो उन लोगों के लिए राहत की खबर होगी जो हफ्ते में यात्रा करते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं उस टोल
पर जो 1000-1200 रुपए के खर्च आते हैं उससे उन्हें निजात मिलेगी, और 200 यात्रा जो है वो साल में कर सकते हैं, या फिर 3000 रुपए जो है उनके लिए बहुत मायने नहीं रखेगा, क्योंकि जिस तरीके से नेशनल हाईवे ने इस योजना की शुरुआत की है, जो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी है वो हमेशा लोगों के हितों की हिमायत करते हैं, लोगों के हितों का ख्याल रखते हैं। उन्होंने इस योजना की घोषणा की है। 15 अगस्त से यह योजना लागू हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर वैसे मुसाफिरों को राहत का पैगाम आएगा जो रोज यात्रा करते हैं या हफ्ते में टोल होकर गुजरते हैं और उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। तो सीधे तौर पर फायदेमंद सौदा है ये, क्योंकि अब मात्र 3000 के अंदर आप 1 साल की फुर्सत पा जाएंगे बार बार रिचार्ज करने से अपने फास्टैग का, और इसके साथ ही इसके जरिए अगर आप एनुअल पास लेते हैं तो इसके जरिए 200 टोल को आप पार कर सकते हैं। 200 टोल तक ये वैध रहेगा। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ न्यूज़ पंच में इतना ही। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।